चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये अध्याय 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। पुष्प सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प की संरचना। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे हम? पुष्प की संरचना देखेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना। देखिए ये है पुष्प की संरचना। इसमें सबसे नीचे की तरफ जो होता है ये बाह्य दल होता है। बाह्य दल सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर के होते हैं ये बाह्य दल। कैसे कलर के होते हैं? ये ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के ये बाह्य दल होते हैं। ठीक है, बाह्य दल जो किस कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। इनका एक चक्र होता है, इसलिए इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। पूरे चक्र को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद कलरफुल होते हैं दलपुंज। दलपुंज होते हैं ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये? कलरफुल। दलपुंज कलरफुल होते हैं, इन पे ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, ये हम बना देते हैं कलरफुल। दलपुल कलरफुल होते हैं। एक पत्ती को कहेंगे दल, और पूरा सबको इकट्ठा मिला के कहेंगे, क्या कहेंगे? दलपुंज। जैसे हमने बाह्य दलपुंज कहा था। बाह्य दलपुंज का मतलब होता है कि सारी पत्तियां ग्रीन कलर की जो होती हैं सबसे बाहर की तरफ, उनको मिलाकर बाह्य दलपुंज कहते हैं। और कलरफुल जो होती हैं इनको सबको मिलाकर कहते हैं दलपुंज। एक पत्ती को दल कहते हैं, और ऐसे ही एक पत्ती को दल कहते हैं, और एक ग्रीन कलर की एक पत्ती जो होती है ये बाहर वाली, इनको हम कहते हैं बाह्य दल। एक पत्ती को बाह्य दल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर की तरफ आता है अगला, पुंकेसर। पुंकेसर में दो भाग होते हैं। एक जो डंडी होती है उसको हम, तंतु होता है उसको हम डंठल तंतु कहते हैं, और ऊपर की तरफ परागकोश लगे होते हैं इसमें। और सबसे भीतरी भाग जो होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र आता है। सबसे ऊपर की तरफ वाला भाग जो वर्तिकाग्र आता है, और एक उसके नीचे डंडी का जो वर्तिका कहलाता है, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय। उसको क्या कहते हैं? उसको हम अंडाशय, अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय। ये अंडाशय है, अंडाशय कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये होता है गुरु बीजांड या बीजाणुधानी। इसके अंदर पाई जाती है गुरु बीजांड या बीजाणुधानी पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, ये हो गया स्ट्रक्चर, हो गया इसका, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे आगे इसकी संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यही सब कुछ है। ये आवृतबीजी पौधे किसका? ये आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण होता है, जिसमें पुष्पों का उत्पन्न होना विशिष्ट लक्षण होता है। चार भाग हमने बताए। बाह्यदल सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर के, दलपुंज कलरफुल, पुमंग मतलब जो जिसमें हम पुंकेसर देखा था, और जायांग स्त्री केसर जिसको हम कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं। कैसे चक्र होते हैं? सहायक चक्र कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायंग आवश्यक चक्र होते हैं, इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग जो होता है और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज कैलिक्स जिसे कहते हैं, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांश हरे कलर का होता है। बाह्यदल पुंज अनेक बाह्यदलों से या सेपल्स से मिलकर बना होता है। सेपल्स, SEPAL, सेपल्स से मिलकर बना होता है। दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है और अनेक दलों पेटल्स पेटल से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को कीटों को अपनी तरफ कीटों को कीटों ने कीटों कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि ये कलरफुल होता है, इसलिए ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। कुमंग, कुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है, और यह एक या अधिक
अधिक एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा? नर भाग होता है। ये पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर में एक भाग होता है परागकोश, दूसरा होता है पुंतंतु। जायांग ये पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है। और मादा भाग होता है, इसमें एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। तीन भाग होते हैं प्रत्येक स्त्री केसर में। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। ये इसके तीन भाग जायांग के मतलब स्त्री केसर के होते हैं। और एक या अधिक स्त्री केसर मिलकर जायांग बनाते हैं। लैंगिक जनन के बारे में देखिए, आवर्तवी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक जनन होता है और पुष्प में नर जनांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनांगों के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो बता दिया आपको। मादा जनांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर या जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट और महाबीजाणु से महा मतलब मेगास्पोर मेगास्पोर से मादा बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। नर युग्मोद्भिद से नर युग्मक बनता है और मादा युग्मकोद्भिद से अंडकोशिका बनती है। नर युग्मक और अंडकोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उससे बीजांड उसके युक्त युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है इसके अंदर, उसको हम बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से तीन अवस्थाओं को पूर्ण करती हैं। पहली घटना, तीनों घटनाओं के नाम देख लीजिए। पूर्व निषेचन से पहले की घटना घटना, निषेचन, और उसके बाद निषेचन के बाद की घटना मतलब निषेचन पश्च घटना। पुमंग क्या होता है? एंडोसियम पुमंग पुंके पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, ये पेपर में आता है। आवृतबीजी पौधों का परागकोश दो पालियों का पहला होता है, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित कहते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। मतलब इस तरह से होते हैं। और इसमें लघु बीजाणुधानी होती हैं। प्रत्येक में दो दो लघु बीजाणुधानी होती हैं। एक परागकोश द्विपालित होता है। एक परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। देखो ये वाला द्विपालित है, द्विपालित होता है। एक परागकोश द्विपालित होता है, दो पालियां होती हैं इसमें। और प्रत्येक दो कोष्ठ होते हैं, और प्रत्येक में दो दो कोष्ठ होते हैं। ये दो कोष्ठ हैं इसमें, दो पाली हैं, दो पाली हैं इसमें। और दोनों पालियों में एक एक दो दो लघु बीजाणुधानी होती हैं। पूर्ण परागकोश को चतुष्कोणीय संरचना कहते हैं, क्योंकि चार हो गई इसमें बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, इसलिए हम चतुष्कोणीय कहते हैं। और प्रत्येक इसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु बनते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणुधानी या परागकण इसके अंदर बनते हैं। पोलिन ग्रेन जिसे कहते हैं, पोलिन ग्रेन, इन्हीं को हम पोलिन ग्रेन कहते हैं। लघु बीजाणुधानी संरचना, लघु बीजाणुधानी चार प्रकार परतों से घिरी होती है। बाह्य संरचना जो होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर अंतस्थीसियम के एंडोस्थीसियम कहते हैं। मध्य परत होती है, फिर टैपिटम होती है। ये सबसे बाहरी की एक परतीय चपटी रस स्तर होता है। ये दूसरी परतीय स्तर होता है, परागकोश में स्फुटन के सहायक होती है और 3 से 5 स्तरीय होती है और पिरामिड आकार की स्तरीय परत होती है। तो ये चारों इस प्रकार की होती हैं। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा होती है, तो उसके अंदर अंतस्थीसियम होती है। उसके अंदर मध्य परत होती है। उसके अंदर टैपिटम होती है। ये टैपिटम है, पैटिटम, पैटिटम नहीं, टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम होती है।
टेप्टम के कार्य देखिए, ये विकसित होकर लघु बीजाणु को पोषण करता है, परागकीट का निर्माण करता है, स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन को स्थापित करता है, जो वर्षा, धूल, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है कोलिन को, परागकण को। कैलेस एंजाइम का श्रावण करता है, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर लघु बीजाणु जनन, ऊतक, सम स्त्री समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है और इससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चारों ओर लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ये चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और चार परागकणों का निर्माण करते हैं। चार परागकण। परागकोश में कुल 4 स्तर होते हैं: बाह्य स्तर, अंतः स्तर। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। स्टोमियम वाले स्थान को अंतः स्तर वाली होती है, पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं और बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ जाता है और परागकोश पावाला साज परागकोश स्टोमियम स्थान में फट जाती है। स्टोमियम जहां था उस वाले स्थान से फट जाती हैं और परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए ये परागकण है, ये सर नर युग्मक उद्भिद का निर्माण विकास कैसा होता है, ये परागकण है। परागकण के अंदर के जो कोशिका होती है उसका विभाजन हुआ, जनन कोशिका बनी और जनन कोशिका में विभाजन हुआ। उसके बाद इसमें परागकण ये चला गया कहाँ पर, फीमेल स्त्री केसर के ऊपर चला गया, वर्तिकाग्र पर। वहां से इसमें से क्या निकलेगा, पराग नलिका निकलेगी और ये पराग नलिका जाके बीजांड में चली जाएगी। परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण की संरचना देखिए, सबसे बाहर की तरफ बाह्य चोल होता है, अंतः चोल होता है और जगह जगह बीच में छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। एक होता है वर्धी केंद्रक और दूसरा होता है केंद्र जनन केंद्रक होता है। जनन के कोशिका कहते हैं जनन केंद्रक, कोशिका से जनन कोशिका होती है और एक वर्धी केंद्रक होता है। वर्धी कोशिका बड़ी होती है और एक केंद्रक होता है इसमें, वर्धी केंद्रक। एक जनन कोशिका, एक वर्धी कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। अब देखिए परागकण। परागकण नर युग्मोत्पत्ति की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं। बाहरी भित्ति को बाह्यचोल, अंतःचोल आंतरिक भित्ति को कहते हैं। बाह्यचोल जो होता है ये अत्यधिक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, याद रख लेना, स्पोरोपोलेनिन इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक इस पर किसी भी प्रकार का ताप, अम्लक्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि पोलन ग्रहण को जैविक अपघटन नहीं होता। पोलन ग्रहण का या परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। अंतःचोल क्या होता है, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से ही परागनलिका का निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश से मिलकर मिलने वाले पहले अनेक इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रक का निर्माण होता है। वर्धी केंद्रक जनन कोशिका, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कौन कौन सी बनती है, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्र का, दो केंद्रक होते हैं। फिर इनके कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है तो ये कोशिका बन जाती है, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका, जो अभी हमने ऊपर दिखाए थे डायग्राम में। बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। इनसे ही परागनलिका निकलती है। तो परागनलिका कैसी होती है, अंतःचोल का एक्सटेंशन होती है। द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया बाधा से वर्तिकाग्र पहुंचती है। वर्तिकाग्र पहुंचकर परागकण का अनुकरण होता है और परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है, परागनलिका का निर्माण होता है। जनन कोशिका परागनलिका के मध्य से बीजांड में पहुंचता है और जनन कोशिका परागनलिका रास्ते में ही समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर या मंडप कहते हैं, अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर 3 संरचना पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका और सबसे अंदर की तरफ अंडाशय। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिका और अंडाशय को जोड़ने वाली नलिका को वर्तिका कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। बीजांड की संरचना आप इसमें से देख लीजिए।
इसका प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है। पतली संरचना बीजांड ग्रंथि कहलाती है, जिसे हम बीजांड ग्रंथि कहते हैं। बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा रहता है। इस बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण और आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। ये बाह्य अध्यावरण होते हैं, बाह्य और अंतः अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। जहां पर ये अपूर्ण होता है, इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार वह भाग होता है जहां से अध्यावरण निकलता है। निभाग चैलेजा कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं, निभाग की तरफ से होती हैं, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहती हैं। भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। कोशिकाएं में 2 केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, जिनको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और तीन कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका और दो अगल बगल की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका मध्य में और सहायक कोशिका साइड में होती हैं। देखिए, बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय ये रहा बीच में, और बीच से यहाँ ये क्या इंटेगुमेंट है। बीजांडकाय में जो प्रपुष्पी कोशिका है, प्रपुष्पी कोशिका में विभाजन होता है, प्राथमिक प्रवृत्तीय कोशिका बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और इसके बाद 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 में से 3 निष्क्रिय हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु बनता है, भ्रूण और भ्रूणकोश का निर्माण होता है। बीजांड और भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाय में उपस्थित मृदु कोशिकाओं में से एक अंतःस्थिरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसी को बीजांड इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रपुषु कोशिका कहते हैं। अभी ऊपर देखा था, प्रपुषु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इसे बाहर की तरफ से एक प्राथमिक वृत्तीय कोशिका बनती है, बाहर की तरफ एक प्राथमिक कोशिका वृत्ति बनती है, और भीतर की तरफ एक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, फिर से देख लीजिए, बाहर की तरफ प्राथमिक वृत्तीय कोशिका और अंदर की तरफ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। प्रपुषु कोशिका से बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु कहते हैं। 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रिया क्रियाशील क्रियाशील बड़ा शाह बनेगा, क्रियाशील और क्रियाशील बीजाणु ही भ्रूणकोश और मादा युग्मक का निर्माण करता है। जो क्रियाशील होता है, इस क्रियाशील में दो के केंद्रक में एक बार विभाजन होता है, फिर दोबारा से विभाजन होगा। तो ये 4 कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाओं में फिर एक बार विभाजन होगा, तभी 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें से 3 ऊपर की तरफ चलेजा की तरफ, 3 माइक्रोपाइल की तरफ और 2 बीच में केंद्रक रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। क्रियाशील अच्छा बड़ा बनाओ भाई। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद में प्राथमिक कोशिका है। ये गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेते हैं। इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। दोनों केंद्रक ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और दो 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः 4 केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। टोटल कितने होते हैं केंद्रक? 8 केंद्रक होते हैं। टोटल कितने केंद्रक बने? 8। 4 तो केंद्रक विभागीय हो, 4 बीजांड द्वारकीय तरफ चले जाते हैं। 3 केंद्रक जो निभागीय तरफ ऐसे उनको हम प्रतिमुख कोशिका बनाते हैं, और 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की तरफ रहते हैं, उनमें से मध्य वाली को हम अंडकोश का बनती है और मादा युग्मक कहते हैं जिसे। और बगल बगल जो बात की 2 और जो बचती हैं, उन कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। और परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं इस प्रकार और 8 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। कितना हो गया? कितना घंटा हो गया? 19 मिनट हुए हैं। चलिए, तो पराकरण हम कल को देखेंगे दूसरे लेक्चर में। आज की लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, आज के लेक्चर में बस
यहीं तक पढ़ते हैं, इतना ही तक बस। अब इसका डायग्राम जो है, डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार बन गया कि इसमें 7 एक कोशिका होती हैं। एक कोशिका जो हो, इसमें एक कोशिका तो ये रही, दो 3 कोशिकाएं ये ऊपर की तरफ शैलेजा की तरफ रहती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। कितनी हो गई? 3 और 3 6 और एक ये 7 कोशिकाएं होती हैं। और प्रतिमुख कोशिका में एक एक केंद्रक होता है, एक अंड कोशिका में केंद्रक होता है, सहायक कोशिका में एक एक केंद्रक होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी कोशिका है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्या लिखा है? इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसी को हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। आगे का और समझा देंगे। अगर किसी को भी हमारे नोट्स की आवश्यकता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। संपर्क करने का जो है 8077 122 8077 122 457, जैसे कि नीचे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी फुल कोर्स चाहिए, पूरा आपको नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमसे आपसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। और यदि फिर भी आपको आपको ऐप पर जाना चाहते हैं, तो ऐप से लेना चाहते हैं, तो ऐप पर आप चले जाइए। एप्लीकेशन का जो लिंक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर जाइए और लिंक से आप फिर वहां से ऐप पे जाकर एनसीईआरटी की एनसीईआरटी का अपना जो कोर्स है उस कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में क्या है? कोर्स में केवल पीडीएफ है। ठीक है। एक कोर्स में तो केवल पीडीएफ है, एक कोर्स में वीडियो पीडीएफ दोनों है। तो आप वीडियो और पीडीएफ दोनों लेना चाहते हैं तो फिर आपको मिलेगा 1500 रुपये में। और आप केवल केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी। 250 रुपये का है केवल। ठीक है। परागकण हम पॉलिनेशन बाद में पढ़ाएं, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो अभी आपका एनसीईआरटी का या फिर जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, और पीडीएफ लेना नहीं चाहते हैं, केवल पीडीएफ के साथ वीडियो भी लेना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो 1500 रुपये का है। ठीक है। 1500 रुपये का बैच है जिसमें पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलेंगी। वो हमने लिख लिख के समझाया उसमें। और इसमें आपको इस तरह से हैंड राइटिंग नोट्स में चाहिए केवल, तो नोट्स के लिए आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कंट्रोल व्हाट्सएप नंबर पर आपको दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करके आप परचेज कर सकते हैं पीडीएफ। और नहीं तो आप परचेज कर, अगर ऐप पे जाकर परचेज करना चाहते हैं तो ऐप पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।